नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में न्यायाधीश संघ के दूसरे वार्षिक अधिवेशन जुडिशियन 2.0 का आज आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि समावेशन, पहुंच और सुदृढ़ीकरण इस सम्मेलन का मुख्य विषय भी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन संकल्प से जुड़ा हुआ है। अधिवेशन में न्याय प्रणाली के महत्व पर भी बल दिया गया, जो गरीब, वंचित, महिलाओं और बुजुर्गों समेत सभी वर्गों को बिना भेदभाव के समान न्याय सुनिश्चित करती है, ताकि भौगोलिक दूरियां या आर्थिक कठिनाइयों पर पहुंच में बाधा न बन सके। न्यायपालिका को आधुनिक प्रौद्योगिक और प्रभावी कार्यप्रणाली में सशक्त करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि समय पर मिला न्याय ही सार्थक है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और अमृत काल में विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए न्यायाधीशों पर जनता का विश्वास बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय जुडिशियम 2.0 इंक्लूजन, एक्सेस एंड स्ट्रेंथिंग रखा गया है, जो अपने आप में एक बृहद एवं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय सीधे तौर पर सुशासन के उस संकल्प से जुड़ता है जिसे लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। जब हम इंक्लूजन अर्थात समावेशिता की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारी न्याय प्रणाली में समाज के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब हो, वंचित हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, सबका बराबर स्थान और उसको बराबर का सम्मान मिले। न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी नागरिक को अपनी जाति, धर्म, वर्ग या आर्थिक स्थिति के कारण खुद को अलग थलग महसूस न होना पड़े। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु एक्सेस अर्थात न्याय तक सबकी समान पहुंच हो, आसान पहुंच हो। न्याय केवल अदालतों के कमरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और न्याय तक पहुंच का मतलब है भौगोलिक दूरियां, आर्थिक तंगी कभी भी न्याय के रास्ते पर अवरोध न बने, उसमें बैरियर का काम न करे। और जैसा अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी बोला कि उत्तराखंड बहुत ही कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है। पहाड़ के दूर दराज के गांवों में रहने वाले हमारे जरूरतमंद लोगों को, भाई बहनों को न्याय के लिए भटकना न पड़े, उन्हें अपने नजदीकी सरल तरीके से, आसानी से, सुलभ तरीके से न्याय मिल सके, ये सुनिश्चित करना मैं समझता हूं हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और तीसरा बिंदु है स्ट्रेंथिंग और सुदृढ़ीकरण। इसका अर्थ है कि हम अपनी न्याय व्यवस्था के आधुनिक तकनीक, नई प्रणाली यानी कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो, कैसे हम अपने काम में उसको समाहित करें और ये नई कार्यप्रणाली से इतना अधिक शक्तिशाली बना दें इस व्यवस्था को कि हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। देवियों और सज्जनों, न्याय की सार्थकता दो बातों पर निर्भर होती है। पहला, न्याय बिना किसी भेदभाव के हो, निष्पक्ष हो, और दूसरा, न्याय समय से मिले। कहा भी गया है कि जब देरी से न्याय मिलता है तो न्याय न मिलने के बराबर होता है। जब आम जनता को लंबे समय तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो उनका समय और संसाधन दोनों ही बर्बाद होते हैं। उनका न्याय प्रणाली से भरोसा भी उठने लगता है, डगमगाने लगता है। इसलिए हमारा सामूहिक प्रयास एक ऐसे समाज की स्थापना का भी होना चाहिए जहां हर पीड़ित को, हर जरूरतमंद को कम से कम समय में न्याय मिले और बिना किसी मानसिक या आर्थिक उत्पीड़न के पारदर्शी तरीके से न्याय मिल सके। और यही सुशासन की मूल भावना भी है। भाइयों बहनों, ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के सबसे प्रमुख और मजबूत स्तंभों में से एक है। समाज में जब भी किसी नागरिक के अधिकारों पर आंच आती है या जब कोई भी व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करता है
तो उसकी उम्मीद की आखिरी किरण कहीं जाकर टिकती है तो वो हमारी न्यायपालिका होती है। और न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या ही नहीं करती, बल्कि वो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को उसके भीतर एक सुरक्षा का भाव, एक गरिमा का भाव और आत्मसम्मान का भाव पैदा करती है। भारतीय संस्कृति में न्याय को सर्वोपरि माना गया है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने कहा है, न्याय मूलम स्वराज्यम स्यात्, अर्थात सुशासन और सशक्त राष्ट्र की नींव न्याय पर ही आधारित होती है। इसलिए जब तक हमारी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक एक आदर्श समाज और सुशासन की कल्पना भी छोटी रह जाएगी या अधूरी रह जाएगी। कानून का शासन तभी सार्थक है जब जनता का न्यायपालिका के प्रति एक अटूट विश्वास बना रहे, और इस विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे माननीय न्यायाधीशों के कंधों पर है, जिसे आप सब लोग बहुत भली भांति तरीके से निभा भी रहे हैं, सफलतापूर्वक उसको संपन्न कर रहे हैं। आज जब हमारा देश अमृत काल में कदम रख चुका है और एक विकसित भारत बनने के महान संकल्प की ओर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है, तब ये और जरूरी हो जाता है कि हमारी न्याय प्रणाली भी उतनी ही अधिक आधुनिक, संवेदनशील और सरल बने। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक और अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों को समाप्त कर देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए कानूनों को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वहीं नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी मान्यता देकर हमारी जांच और अभियोजन प्रणाली को भी और अधिक वैज्ञानिक, प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाया गया है। यही नहीं, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने न्याय मिलने की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। काशीपुर के गन्ना किसान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र के प्रेक्षागृह में खेत बचाओ अभियान, स्वच्छ मिट्टी, सशक्त किसान, समृद्ध भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कृषि विभाग की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। हरिद्वार में जाम की स्थिति बनी हुई है। चारधाम यात्रा के तीर्थयात्रियों की संख्या में 25 से 30% की भारी वृद्धि के कारण स्थिति और भी विकट हो गई है। यात्रियों की इस अप्रत्याशित वृद्धि से राज्य के प्रमुख राजमार्गों और वैकल्पिक मार्गों पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिससे यातायात प्रवाह पूरी तरह से प्रभावित भी हो गया है। जाम से यात्री परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कितना लंबा जाम जो है वो हरिद्वार क्षेत्र में लगा हुआ भी है और ज़्यादातर लोग चार धामों का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में हरिद्वार से होकर जब ये वाहन गुजरते हैं तो लंबी लंबी कतारों में जाम लग भी खड़ा होता है। तो ट्रैफिक जाम से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं और शहर के ज़्यादातर इलाकों में ये जाम की स्थिति भी बनी हुई है। वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीकेंड पर हरिद्वार में भारी
जाम से जूझना पड़ रहा है यात्रियों को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। थराली पहुंचे यूकेडी केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी और केंद्रीय महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी ने यूकेडी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने दोनों केंद्रीय नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत भी इस दौरान किया। वहीं यूकेडी नेता आशुतोष नेगी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने बैठक के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राज्य में युवा से लेकर सभी वर्गों के लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के चलते परेशान हैं। पूरी तरह से तैयार है 2027 के 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए और 33% महिलाएं इसमें ज़रूर विधानसभा में इस बार हम पहुंच जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद भी है और हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रहे हैं कि इस बार प्रदेश में पूरा बदलाव होगा और 2027 उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आने वाली है। जिस प्रकार से हमारे युवा शक्ति, हमारी मातृशक्ति, हमारी सैनिक शक्ति और हमारे सभी पुराने और नए युवा साथी जो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में कार्यरत हैं, सब बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ज़रूर सरकार में हम लोग कि इस समय जो है कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां यूकेडी का ज़बरदस्त करंट है। उसमें से एक थराली एक है, बगल की विधानसभा कर्णप्रयाग, चमोली की 2 विधानसभा जहां से हमारे 2 विधायक बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि यहाँ इतना करंट है कि अगर हम थोड़ा सा मेहनत 5-6 महीने और कर लें तो ये 2 सीटें हमारी कंफर्म है। और बगल की 2 सीटें कुमाऊं मंडल की सल्ट और द्वारहाट, वहाँ भी बहुत अच्छा हमारा करंट है। तो 4-5 सीटें हमारी आने की प्रबल संभावना है। इसी उद्देश्य को लेकर बार बार हम यहाँ दौरा करते हैं और संगठन को मजबूती देने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए कि कार्यकर्ता क्या चाहता है, और कई बार छोटे मोटे मनमुटाव भी कार्यकर्ताओं के बीच हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोग आते हैं और आते रहेंगे आगे भी। तो निश्चित तौर पे आशीष नेगी वहाँ से चुनाव, एक तरह से अभी टिकट डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग तय है कि वही वहाँ से आशीष नेगी चुनाव लड़ेंगे। और थराली में हमारे पास कई चेहरे हैं। मैं अभी तो किसी का नाम यहाँ खुलासा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हैं अभी आज भी हम कई चेहरों को, नए चेहरे देखे। कल कई लोगों से मुलाकात हुई, तो निश्चित तौर पे आप खुद ही देखेंगे कि यहाँ पे 2-3 कैंडिडेट बहुत मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पे उनमें से जो है फाइनली एक जो है जिसके बारे में सर्वसम्मति बनेगी, उसको यहाँ से चुनाव लड़वा जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल में चारधाम यात्रा से लौट रहे कुछ यात्रियों को पुलिस ने देर रात आगे बढ़ने से रोका और ऐसे में नाराजगी भी देखने को मिली। इस दौरान कुछ यात्रियों ने यात्रा मार्ग पर अव्यवस्था और आर्थिक शोषण का आरोप भी लगाया है। यात्रियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ प्रशासन को ठहरने और आवश्यक सुविधाओं की कीमतों पर भी निगरानी रखनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि पहाड़ी मार्गों पर रात्रिकालीन यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा अधिक रहता है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें अस्थायी रूप से रोका गया था। लोग रोक दीजिए कि इतनी पब्लिक को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ना आए कृपया। मेरा उत्तराखंड में मत आइए, मेरा उत्तराखंड ना आइए, हम इतने लोगों को नहीं संभाल सकते हैं। कल भी सुबह 5 बजे सही खड़े हैं। रात को हम लोग को रोक दिया गया था बद्रीनाथ वाले रूट पर, सुबह 5 बजे छोड़ा गया। हमको एक्स्ट्रा हम लोग को जबरदस्ती होटल करा गया। 25,000 रुपए का हम लोगों ने होटल किया। आज हम लोगों ने 30,000 का होटल किया। मैं रीवा जिले से हूँ और मैं बद्रीनाथ केदारनाथ से आ रही हूँ। मेरी बच्ची का पेपर है TRS कॉलेज में। दर्शन भी नहीं किए हमने दर्शन भी नहीं किए। गंगोत्री यमुनोत्री नहीं गए क्योंकि उसके पेपर की डेट आ गई सर। डेट एकदम आती है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि पहले से निश्चित हो। अब हमें कल वहाँ परसों वहाँ पहुँचना, उसका सुबह 8 बजे पेपर है। बताइए, वहाँ रोक लिया गया है, पूरी रात रोकेंगे। कल वहाँ रोका गया, हमको बोले लैंडस्लाइड है तो सुबह 5 बजे खोला गया। कहीं कुछ नहीं था और कुछ नहीं था। हमारा 2 दिन वो बिगड़ा, अब आज फिर रोकेंगे, वो बिगड़ेगा। गाड़ी छोड़ी जा रही है और
रात में सफर न करे तो कब करे? इतनी दूर से आया व्यक्ति तो उसके पास इतना वो नहीं है, उसको घर भी पहुंचना बता है। दीजिए मेरे उत्तराखंड इतने लोगों को नहीं झेल सकते तो इतना रजिस्ट्रेशन मत दीजिए। सर कुछ मामला नहीं है सर, छोटी सी प्रॉब्लम है। बच्ची का पेपर था, किसी का रिजर्वेशन है, किसी को कहीं जाना है। केदारनाथ नहीं जा रहे, कोई जरूरी नहीं है केदारीनाथ जाए, ठीक ना। जो दर्शन कर चुका बद्रीनाथ से, हम लोग बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ से दर्शन नहीं करे, कल से परेशान है। इस बच्ची का पेपर है, मैं इतना परेशान हूँ कि रोक के रख गया। मैं इसीलिए मैं दर्शन नहीं करके गया हूँ। दर्शन ना करने के बाद कल वहाँ 2-3 रोक दिया गया। उत्तराखंड में इतना लुटाई है जिसकी याद नहीं। आप कभी हमारे मध्य प्रदेश में आइए, 10 की चीज़ 9 में मिलेगी, 11 में नहीं मिलेगी। कुछ नहीं यहाँ सर, कुछ नहीं यहाँ, सिर्फ लुटाई, यहाँ धांधली, यहाँ सिर्फ सबको कमीशन मिलता है, सब होटलों से कमीशन मिलता है, पूरा A to Z सर कमीशन मिलता है और कुछ नहीं। कल मेरे को वहाँ रुका गया, 1000 रुपये रूम को पूछने वाला कोई नहीं है। कल मेरे 30,000 रुपये रूम का लिया गया सर। कहाँ पे? सर यही क्या नाम है, अभी 40-50 किलोमीटर पहले, पूरा नाम नहीं याद आ रहा सर। मैं आपको अभी एक्शन किसी पुणे जोशीमठ के नीचे, जोशीमठ के जस्ट नीचे वहाँ रोक दिया गया, बोला कि लैंडलाइन है। कुछ नहीं हुआ था सर, हम लोग ऊपर आए, कुछ नहीं हुआ था सर। यहाँ लूट मची और कुछ नहीं। आप हमारे मध्य प्रदेश में कभी आइए, उत्तराखंड में नहीं बुलाएं तो मत बुलाइए सर, नहीं आएंगे। और संवाददाता जय मुमगई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, जिस तरह से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मांग लोगों की है इस दौरान? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें देखिए यात्रियों को जो रात को रोका गया है, यात्रियों का भी इसमें नाराजगी सामने आई है कि हमें क्यों रोका गया है। जबकि पहाड़ों में पुलिस प्रशासन द्वारा यही वो था, यात्रियों को समझाने का प्रयास था कि पहाड़ों में जो रात को जो है सफर करना जो है किसी भी चीज को जान मान लेगा, खतरा हो सकता है आप लोगों को। फिर भी यात्रियों ने नहीं माना, फिर भी यात्रियों को जबरदस्ती रोका गया है। उनको वहीं पे जो है रात बिताने के लिए कहा गया है। यात्री होटलों में गए, यात्री ने अपनी जो व्यवस्था करी है उसमें जो है यात्री को कह रहे हैं कि हमसे अधिक जो है पैसे वसूले गए। इस तरह से यात्री की जो है नाराजगी जताई गई है। जी, तो क्या इस पर प्रशासन क्या संज्ञान ले रहा है क्या कि यात्रियों से अधिक जो पैसे हैं वो तो वसूले नहीं गए? जी देखिए, पहला कदम तो इस पे प्रशासन के ऊपर ही यात्रियों का जो है एक वो उठा है, सवाल उठा है कि प्रशासन द्वारा ही हमें रोका गया है। प्रशासन के मजबूर करने के बाद ही हम लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ा, वरना हम अपनी आगे की यात्रा सफल कर सकते थे। पर यात्रियों ने कहा कि आपकी जान माल को लेकर खतरा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर रखा है, बारिश को लेकर, आंधी तूफान को लेकर भी कई चीजें सामने निकल के आई। फिर भी यात्रियों ने जो है अधिक दामों को सुनने की बात सामने निकाल के लेकर आए, जिससे प्रशासन के ऊपर आने वाले समय में सवाल खड़ा हो रहा है। जी जय, क्या यात्रा रूट पर जो रेट हैं वो बढ़े हुए हैं क्या, या ओवर रेटिंग हो रही है क्या, जो यात्री इस बार को बार बार कह रहे हैं? जी देखिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा, ये बात देखिए आज की नहीं है, कल रात की नहीं है। ये बात 15 दिन से इस तरह से यात्रियों को रोका जा रहा है। जिस तरह से बार बार मौसम विभाग अपना अलर्ट कर रहा है, आंधी तूफान से लेकर कई जगह देखा भी गया इस तरह का माहौल जो है कि आंधी तूफान हुए हैं, पेड़ गिरे हैं, कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए, कई की जान माल का खतरा भी देखने को मिला है। इसी तरह से जो है श्रीनगर में भी इस तरह से यात्रियों को रोका गया है। फिर भी यात्री जो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, उनको जाना है अपने समय के अनुसार। जो वो मतलब एक मनमानी ही कह लीजिए इस चीज को कि बाहर राज्यों के जो यात्री लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी अपनी मनमानी कर लीजिए। फिर तो एक बहाना हो जाता है, एक तुक हो जाता है प्रशासन के ऊपर, एक प्रश्न चिन्ह लगाने का, एक तुक है इनका कि भाई हम लोगों को जबरदस्ती रोका गया। इस तरह से हमसे जो है अवैध रूप से धन वसूली करी गई है। जी, क्या ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं जय, इसलिए दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं क्या? जी, कल की संख्या देखिए आप, लोगों की संख्या जहां तक मैं बताना चाहूंगा 250 से 300 लोगों का इस तरह से जो है नारेबाजी की प्रशासन द्वारा जो रोके गए लोग। पर अभी फिलहाल जो है इस तरह की गतिविधियां सामने निकल के स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या वास्तव में ही होटल यहाँ पे ये यात्री लोग रुके थे, या फिर इन्होंने जो भी अपनी खाद्य पूर्ति सामान जो खरीदा था उससे अवैध रूप से धन वसूला गया। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल तो 2.5 से 3 लोगों ने कल रात को जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है नारेबाजी की है। जी बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहाघाट के एथलेट्स स्पोर्ट स्टेडियम छमनिया में विश्व साइकिल दिवस पखवाड़ा और संडे ऑफ ऑन साइकिल के तहत जन जागरण अभियान, साइकिल रैली और पदयात्रा का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, आम जनमानस और जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इस साइकिल महा जन जागरण अभियान रैली को निर्देशित कर रहे जिला क्रीड़ा अधिकारी चंपावत ने सभी खिलाड़ियों, प्रतिभागियों, जनप्रतिनिधियों को जीवन
में साइकिल के महत्व से अवगत भी कराया है। जैसा कि अवगत है कि आज फिट इंडिया मूवमेंट के थ्रू आज विश्व साइकिल दिवस के पखवाड़े और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान आज चलाया गया था, और जिसमें कि बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। पूरे लोहाघाट के हमारे विश्वविद्यालय से, स्कूलों से, कॉलेजेस से, और हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में भी हमारे यहाँ पे लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ और हम लोगों ने इस महारैली को, क्योंकि हम लोग कई दिनों से वैसे भी हम लोग घर घर जा कर के इस अभियान को चला रहे थे, तो आज जो 7 जून को जो हमने आज खेलो इंडिया सेंटर स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में इस अभियान को चलाया, तो इसमें लगभग हम लोगों ने 2 किलोमीटर की यात्रा की साइकिल के माध्यम से और पथ यात्रा के माध्यम से, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आज हमारे जीवन में साइकिल का कितना महत्वपूर्ण है। साइकिल के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को एक तरीके से हमने समझाया कि हमारे न केवल हेल्थ के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे ईंधन की बचत के लिए भी साइकिल का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में हम लोगों ने आज इस महारैली को आयोजन किया, और मेरा सभी जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको मैं निवेदन करूंगा, हर रविवार की भांति आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हर रविवार को हम लोग संडे ऑन साइकिल भी करते हैं, तो इस अभियान के तहत मैं सभी से और आभार व्यक्त भी करता हूं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।